students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is sound. Tickle your brain to answer. Why do you think your teacher asks you to speak one by one and not all together? तो क्लास में या यूजुअली भी जब टीचर को क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तो वो आपको हमेशा यही बोलती हैं कि एक एक करके बोलिए, एक साथ मत बोलिए. ऐसा क्यों होता है? सिंपलेस्ट रीजन इज कि एक साथ बहुत सारे साउंड्स अगर आते हैं तो माइंड उनको रजिस्टर नहीं कर पाता है, इसीलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि एक एक करके बोलिए, एक साथ चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है. Sound is something that produces the sensation of hearing in our ears. Every day we hear different types of sounds produced by living beings as well as non-living things. We can recognize some of them even without seeing them. For example, a teacher teaching in class, the barking of dogs, the roaring of lions and the mooing of cows. तो डेली बेसिस पे इररिस्पेक्टिव आपको वो आवाज़ सुननी है या नहीं सुननी है, आपको अलग अलग टाइप की साउंड्स सुनाई देती हैं. कुछ ऐसे साउंड्स भी होते हैं जैसे कि कुत्ता अगर भौंक रहा है, बात कर रहा है, गाय जा रही है, वो साउंड्स निकाल रही है, टीचर पढ़ा रही है. तो कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो आपको डेली बेसिस पे सुनाई देती हैं, बिना देखे हुए भी ऑब्जेक्ट को आप उन साउंड्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हो. नॉन लिविंग थिंग्स also make a variety of sounds. For example, the horns of vehicles, the sound produced by generators, various machines, aeroplanes and various musical instruments. तो लिविंग थिंग्स की तो अपनी साउंड्स होती ही है, चाहे वो प्लांट्स हों, जब हवा चलती है तो प्लांट्स या लीव्स की आवाज़ आती है, एनिमल्स की आती है, बर्ड्स की आती है, ह्यूमन बींग्स की होती है. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, गाड़ी होती है, नॉन लिविंग थिंग है, बट हॉर्न आप उस पर अगर बजाते हैं तो आपको हॉर्न की आवाज़ आती है, वो भी एक टाइप का साउंड है. एरोप्लेन्स में जब आप बैठेंगे या फिर नहीं भी आप बैठेंगे, दूर से निकल रहे हैं तो आपको उसकी आवाज़ आएगी. ट्रेन्स से आवाज़ आती है, मशीन्स से अलग अलग टाइप की आवाज़ आती है. तो साउंड इज समथिंग विच यू कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम योर लाइफ. जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें भी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं. Sound and vibration. Sound is produced due to vibrations. The rapid back and forth movement of body about its mean position is called vibration. तो साउंड आपको ये जो सुनाई दे रही है, ये इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि वाइब्रेट कर रही है आपकी आवाज़. जितने भी मॉलिक्यूल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही आप कुछ बोलते हैं, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, ये वाइब्रेट करते हैं. कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती है वाइब्रेशंस. एक मॉलिक्यूल्स में जाती है पहले आपकी साउंड, वो वाइब्रेट होता है, दूसरे मॉलिक्यूल के कॉन्टैक्ट में आता है, वो वाइब्रेट होता है. इस तरीके से आपका जो एयर है वो मीडियम बनता है जिससे आपको साउंड सुनाई देता है. If you play a radio very loud and place your palm against its speaker, you will feel its vibrations. If you tightly stretch a rubber band and pluck it, it vibrates and produces a sound. You must have heard the sound of a mosquito. If flap its wings so many times, a sound that you are able to hear the sound of its flap. अब आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रेडियो या कोई स्पीकर आपने ऑन कर रखा है, बहुत तेज आवाज़ आ रही है, उसके पास भी अगर आप खड़े होंगे या अपना हाथ भी उसके थोड़ा सा दूर रखेंगे तो आपको वाइब्रेशंस अपने हाथ पे या बॉडी पे फील होना स्टार्ट हो जाएंगी. तो ये वाइब्रेशंस ही हैं जो आपको साउंड के वे में सुनाई देती है. छोटा सा मच्छर होता है, मच्छर अपने जब विंग्स को फ्लैप करता है वो आवाज़ भी आपको कानों में कभी कभी सुनाई देती है, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग. तो पूरी चीज़ का मतलब ये है कि चाहे छोटी सी छोटा मच्छर ही क्यों ना हो या बड़ा सा बड़ा एरोप्लेन, हर चीज़ साउंड प्रोड्यूस करती है. एक्टिविटी 1. Aim to show that vibrations produce sound. Method: place some paper balls on a drum head. Play the drum. Watch the balls move up and down as you beat the drum. अब आपको इस एक्टिविटी से क्या पता चलेगा कि जो वाइब्रेशंस हैं वो ही साउंड प्रोड्यूस करती हैं. पेपर बॉल्स आपको लेनी है, एक ड्रम हेड लेना है, ड्रम को प्ले करना है. अब आप देखेंगे कि जो बॉल्स आपने अपने ड्रम हेड के ऊपर रखी हुई है, जैसे जैसे आप उसको बजाते जाएंगे वैसे ही वो बॉल्स क्या करेंगी, मूव होना स्टार्ट हो जाएंगी. मूव क्यों होंगी? क्योंकि जैसे ही आप उसको प्ले करेंगे उसमें से वाइब्रेशंस निकलेंगी जिसकी वजह से बॉल्स की मूवमेंट होगी. ऑब्जर्वेशन: the sound of the drum will last only as long as the vibrations
लास्ट। आपको आवाज भी तब तक सुनाई देगी जब तक वाइब्रेशंस चालू रहेगी। Activity 2. Aim to show that vibrations carry energy. Method: strike a tuning fork on a rubber pad and bring it close to your ear. You will hear the sound produced by it. Strike it again on the rubber pad and touch the surface of water kept in glass. What happens to the water? Observation: you will observe movement in the water caused by the energy by vibrations of the fork. तो आपको क्या करना है, आपको एक इस तरीके का फॉर्क लेना है, नीचे आपको एक रबर पैड रखना है। आप जैसे ही उसको हिलाएंगे थोड़ी देर तक आपको आवाज भी हल्की सी आएगी और वो मूवमेंट भी दिखाएगा। इसी सेम चीज को अगर आप सेकंड वाली पिक्चर में जैसे देख रहे हैं, अगर आप पानी पे भी इस फोक को डालते हैं, कुछ देर के बाद जब आप पानी को देखेंगे भी, फील भी करने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे उसमें वाटर रिपल्स बनने लग जाएंगे, छोटी सी वेव्स बनने लग जाएंगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही आप उसको बजाएंगे आपके वाइब्रेशंस निकलेंगी और उन वाइब्रेशन से वाटर की मूवमेंट होगी। Note 2. A tuning fork is used in the laboratory. It is a U-shaped piece of metal with a stem. The two arms are called prongs. The prongs vibrate and produce sound when they are hit against a rubber pad. अब आपका ये जो आपने पहले की एक्टिविटी में यूज करा था ट्यूनिंग फोर्क, ये क्या होता है? एक यू शेप का जैसा ऑब्जेक्ट होता है, इमेज में दिखाई भी दे रहा है। ये लैबोरेटरीज में ज्यादातर यूज करा जाता है। इसको जब आप रबर पैड के अगेंस्ट हिट करते हैं तो ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपको आवाज सुनाई देती है। हाउ साउंड ट्रेवल्स: when an object vibrates back and forth in air, the molecules of air in contact with the object begin to vibrate. These air molecules transfer their motion to the next layer close to them, due to which they also start vibrating back and forth. A chain reaction initiates, which is called sound wave. Sound waves travel in all directions from the body that produces sound. तो कैसे sound travel करती है? एयर में आपके molecules होते हैं, छोटे छोटे से, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आप कोई आवाज निकालते हैं वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन जब पहले मॉलिक्यूल को हिट करती है, फिर जब ये कांटेक्ट में आते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल तक वाइब्रेशन जाती है और इस तरीके से एक चेन रिएक्शन बन जाता है। वाइब्रेशंस मूव नहीं करती हैं बल्कि वाइब्रेट होते होते एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में इस तरीके से अटैच रहती हैं। यहां तक वाइब्रेशन आई, ये मॉलिक्यूल है, जब ये कांटेक्ट में आते हैं इससे वाइब्रेशन इसमें जाती है और इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स में आपकी वाइब्रेशंस कनेक्ट होते होते जाती हैं। साउंड वेव इसे कहा जाता है और ये एक चेन रिएक्शन को इनिशिएट करती है, जिसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देती है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि साउंड को अगर आपने कुछ आवाज निकाली है और आप चाहते हैं कि वो ट्रैवल करे, प्रोपगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, अगर आप चाहते हैं साउंड ट्रैवल करे तो उसको एक मीडियम की जरूरत होती है। Sound needs a medium to propagate from a source to a listener. When we hit the drum, membrane of the drum vibrates, producing sounds. Sound can travel through solids, liquids and gases, but it cannot travel in a vacuum. तो आप जब ड्रम को भी हिट करते हैं तो आपको उसकी क्या होती है? वाइब्रेशंस होती हैं। ड्रम जो होता है एज अ मीडियम एक्ट करता है, जिसकी वजह से लिसनर तक उसकी आवाज जाती है। तो यहां पर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में आपका साउंड ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि ऑल दीज थ्री थिंग्स एक्ट एज एन मीडियम। बट वैक्यूम, खाली अगर कोई जगह होगी जहां पे एयर भी नहीं है, एयर भी प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर आपका साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। सिंपल रीजन है, क्योंकि वैक्यूम होगा दैट मीन्स वहां पे एयर भी प्रेजेंट नहीं है, और एयर में अगर एयर नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं हो पाएगी, वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड भी ट्रैवल नहीं कर पाएगी। Sound travels at different speed in different media. The speed of sound is maximum in solids and minimum in gas. The speed of sound in air is 0 degrees Celsius is 331 meters per second. अब आपका जितने भी मीडियम्स हैं, वैक्यूम में तो नहीं प्रोपोगेट कर सकती है, बट सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में करती है। तीनों अलग अलग मीडिया हैं, तीनों अलग अलग मीडियम्स हैं, और ये तीनों मीडियम्स में किस तरीके की आवाज आपको सुनाई देगी, किस तरीके से, किस स्पीड पे साउंड ट्रैवल करेगी, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। मैक्सिमम होता है सॉलिड में
और सबसे कम आप देखेंगे गैस में। एक्टिविटी 3, aim. Sound cannot travel in a vacuum. It requires a medium to travel. A method: take a bell jar connected with a vacuum pump and place a small electric bell in it. Connect the electric bell with a battery and close the circuit by switching on the current. Now close the jar. You will be able to hear the sound produced by the electric bell. नेक्स्ट, पंप आउट द एयर फ्रॉम द बेल जार यूजिंग अ वैक्यूम पंप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक बेल जार लेना है जो कि वैक्यूम पंप के साथ कनेक्टेड है, जिसके साथ आपकी एक छोटी सी इलेक्ट्रिक बेल उसके अंदर होगी। अब जब तक आपके इस वैक्यूम ट्यूब में एयर प्रेजेंट है तब तक आपको उसकी आवाज आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको सारी हवा उस वैक्यूम ट्यूब से निकाल देनी है। Observation: you will notice that the sound of the electric bell gets feeble and finally disappears as more and more air is removed from the bell jar. This proves that sound cannot travel through vacuum. अब जैसे ही आप इस बेल जार के अंदर से धीरे धीरे करके हवा निकालते रहेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो आवाज आपको आ रही थी वो धीरे धीरे पहले तो मंदी होती रहेगी, हल्की होती रहेगी, एंड जैसे ही उस बेल जार में से सारी की सारी एयर पंप आउट हो जाएगी आपको आवाज आना बंद हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड कि वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब होता है जिस जगह पे कुछ भी नहीं है, नॉट इवन एयर। तो एयर अगर एब्सेंट होगी, वैक्यूम अगर आपका स्पेस है, तो वहां पर आपको आवाज नहीं आएगी। एक्टिविटी 4, aim. To show that sound travels through solids. Method: place one of your ears on the table, close the other ear with your hand. Ask your friends to tap on the table. Observation: you will be able to hear the sound through the solid table. This proves that sound can travel through solids. अब आपको क्या करना है, टेबल के पास आपको जाना है, अपना कान एक साइड रखना है, दूसरा कान आपको बंद कर लेना है और ऑपोजिट साइड से या फिर टेबल पे कहीं पे भी आपको अपने फ्रेंड को बोलना है टैप करने के लिए। अब आप जब जैसे आपका फ्रेंड टैप करेगा आपको उसकी आवाज इस कान में सुनाई देगी। तो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चल जाएगा कि जो सॉलिड आइटम्स होते हैं उसमें से साउंड ट्रैवल करती है। एक्टिविटी 5, aim. To show that sound can travel through liquids. Method: take a bathtub and fill it with water. Hold a bell in one hand and put it inside the water. Shake the bell inside the water. Note: the bell should not touch the body of the bathtub. Place your ear gently in the water surface. Observation: you will be able to hear the bell ring. This proves that sound can travel through liquids. आपको क्या करना है, बाथटब लेना है, उसको पानी से भर देना है, एक बेल को होल्ड करना है एक हाथ में और उसको पानी के अंदर आपको रख देना है। जैसे ही आप उसको शेक करेंगे, ध्यान से अगर आप सुनेंगे या बाथ टब के पास भी जाएंगे, तो जैसे ही आप शेक करेंगे तो उस बेल की आवाज आपको आएगी। तो सॉलिड से आपको आवाज आ सकती है, यानी कि साउंड सॉलिड्स में ट्रैवल करता है, लिक्विड्स में भी साउंड प्रोपोगेट कर सकता है। एक्टिविटी 6, aim. To show that sound travels faster through solids than air. Method: take 2 empty ice cream cups, connect them using a long thread. Place one cup near you and ask your friend to speak into the other cup. You will be able to hear him. Now replace the thread with a hollow tube. Speak to one friend again. Observation: you will be able to hear him more clearly. This proves that a sound travels faster through solids than air. अब आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि सॉलिड्स और एयर दोनों में ही साउंड ट्रैवल कर सकती है, बट सॉलिड्स में ज्यादा अच्छे से, ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। 2 कप्स आपको लेने हैं, खाली आइसक्रीम कप्स या नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक के कप्स भी आप ले सकते हैं। दोनों को आप थ्रेड से अटैच कर देंगे जैसा इस फिगर में गिवन है। 2 फ्रेंड्स होंगे, एक कान में रखेगा एक कप को, दूसरा दूसरे कप में बोलेगा, आपको आवाज आएगी। अब दूसरे में क्या करना है, आपको थ्रेड को रिमूव करके एक ट्यूब ले लेनी है और ट्यूब से कनेक्ट करना है और फिर आपके फ्रेंड को बोलना है बोलने के लिए। आप जब ट्यूब से सुनेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली आवाज आएगी, क्योंकि जो आपका सॉलिड आइटम है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होते हैं तो वाइब्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से साउंड ज्यादा क्लियर आती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव्स. Sound propagates in the form of waves. We can say medium particles vibrate along a wave.
These vibrations are also termed as oscillations or show oscillatory motion. You have already studied in earlier classes about oscillatory motion. So to understand the characteristics of sound waves, let's first study some important terms related to it. तो आपके जो vibrations होती हैं या waves जिसमें आपको sound सुनाई देती हैं, ये जो है ये आपकी साउंड की वेव्स है. इसके बीच की जितनी लेंथ होती है उसको आप वेव लेंथ बोलते हैं. तो इनको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशंस बोलते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कि साउंड की ये ऑसिलेटरी मोशंस हैं. तो अब हम कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जो साउंड वेव से रिलेटेड हैं. नंबर 1 इज एम्पलीट्यूड. The maximum displacement of medium particles on either side of their respective mean position is known as amplitude of the wave. In figure, points B and D are the points that are at the maximum distance from the mean position x-axis. Hence, BU and DV represents amplitude of the wave. The amplitude of a wave has the same units as the length of, that is meter. अब आपको क्या करना है? amplitude क्या होता है? ये आपका जो एक स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस है, यानी कि मीन पोजीशन है साउंड का. अब इसके ऊपर की साइड और इसके नीचे की साइड जितना भी साउंड का वेव जा रहा है वो आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है, जो कि मैक्सिमम होता है. ये मीन पोजीशन है. जितना वेव, जहां तक आपकी साउंड की वेव जा रही है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, वो आपका एम्पलीट्यूड होता है. सेकेंड इज टाइम पीरियड. The time taken by the wave in transverse one wavelength is called its time period. अब आपका क्या है? ये आप waves देखिए, multiple waves है, 1 2 3 4. एक वेव से दूसरी वेव बनने में जितना टाइम लगता है वो आपकी टाइम पीरियड होता है. It is denoted by the symbol T and is measured in seconds. Third is frequency. The number of oscillations completed by medium particles in 1 second is called the frequency of a wave. तो जितने oscillations, जितनी waves आपकी एक सेकेंड पे बन रही है मीडियम पार्टिकल्स के साथ, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकेंड में कितनी oscillations कंप्लीट हुई है, कितनी waves बनी हैं. Frequency is equals to number of oscillations divided by time period. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है. अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो जितने oscillations आपके बन रहे हैं, जितनी waves बन रही हैं, उसको आप टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे. It is denoted by the symbol F and is measured in hertz, Hz. A frequency of hertz is 1 oscillation per second. If an object or a particle oscillates 20 times in 1 second, then its frequency will be 20 hertz. तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी निकलती है F लेटर से डिनोटेड होती है और इसका जो मेजरमेंट ऐसा यूनिट होता है, इट इज हर्ट्ज, Hz से इसको डिनोट करा जाता है. और आपका एक सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशंस होती हैं उससे आप फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स. Sound has 3 main characteristics. Pitch, which is determined by the frequency of sound wave. Loudness, which is determined by the amplitude, by the source of the sound, and the quality. तो कितने हैं आपके? 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड के. पिच होती है. पिच आपका कैसे डिसाइड होती है? जितनी ऑसिलेशंस आपकी बन रही हैं, जितनी साउंड वेव्स आपकी बन रही हैं, वो पिच होती है. फिर आता है लाउडनेस, कितनी तेज आपकी आवाज है, वो कैसे पता चलता है? एम्पलीट्यूड से. एंड देन द थर्ड इज द सोर्स ऑफ द साउंड, या जहां से आपको साउंड आ रही है उसकी क्वालिटी. पिच. Do you find a difference in the voice of your father and your mother? Is your mother's voice a shriller sound has a high pitch? Pitch of a sound refers to how shrill and how bass a sound is. Frequency of vibration of sound waves determines the pitch of a sound. When a sound wave is created, the particles in the medium vibrate. That is, they move to and fro or they oscillate. अब आपका क्या होता है, आप कभी भी नोटिस करेंगे जो आपके एडल्ट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स के ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपकी मम्मी की आवाज़ है और पापा की आवाज़ है, उनमें बहुत डिफरेंस होता है. जो पापा की आवाज़ होगी थोड़ी सी डीप होगी, ऑन द अदर हैंड मम्मी की आवाज़ कैसी होगी? श्रिल होगी. जिसकी भी श्रिल आवाज़ होती है उनकी पिच जो होती है वो हाई पिच की आवाज़ होती है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साउंड्स जिस तरीके से वाइब्रेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स में, इनका टू एंड फ्रो मूवमेंट रहता है. यानी कि वो अगर यहाँ पर आपको एक वाइब्रेशन हो रही है
तो वाइब्रेशन यहीं रहेगी, लेकिन ये टू एंड फ्रो मोशन करती है, यहाँ से पास ऑन करती रहती है, इस तरीके से ट्रैवल करती है. The rapidity of vibrations or the number of oscillations per second is called the frequency of vibration. Frequency is expressed in hertz, which is written as Hz. A frequency of hertz is equivalent to one vibration in 1 second. तो आपकी frequency आप कैसे निकालते हैं? अगर 1 hertz की frequency है तो it will be equal to 1 vibration 1 second, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. If the frequency of vibration is higher, the sound will have a higher pitch as compared to a sound where the frequency of vibration is lower. तो ये statement बहुत important है. अगर आपकी frequency of vibration ज़्यादा होगी, इसका मतलब आपकी जो sound है उसकी pitch भी high होगी. Direct relation है. Frequency of vibration higher, that means pitch will also be higher. And बिल्कुल opposite हो जाएगा. Frequency of vibration नीचे है, lower है, तो आपकी जो pitch होगी वो भी automatically low हो जाएगी. Pitch of a sound depends upon the following. सबसे पहला है the length of the string. Pitch किस चीजों पे डिपेंड करती है? सबसे पहला है length of the string. Smaller the vibrating string, higher is the pitch. जो आपकी vibrating string होगी, जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा pitch उससे निकलेगा. दूसरा है the thickness of the string. A thinner string produces a high pitch sound. अगर आपको high pitch चाहिए तो आपको एक thinner string की जरूरत होगी. thicker अगर मोटी अगर string होती है आपकी तो pitch आपकी कभी high नहीं निकलती. The tautness of the string. A tight string vibrates faster to produce high pitch sound. A guitarist tightens the string of the guitar to produce a high pitch tune. अब आपका क्या है, कितना स्ट्रिंग आपका टाइट है. कभी आपने गिटारिस्ट जो गिटार प्ले करते हैं उनको देखा होगा, तो वो हमेशा अपने प्ले करने से पहले अपने स्ट्रिंग्स को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू टाइट कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रिंग आपकी टाइट रहेगी, इतना भी टाइट नहीं कि टूट ही जाए, बट एडिक्वेटली टाइट, उतना अगर टाइट रहता है तो हाई पिच साउंड निकलती है. सेकेंड इज लाउडनेस. The roar of a lion has a low pitch and the melodious strain of a cuckoo has a high pitch. However, a lion's roar is much louder. What is that determines the loudness of sound? It is the amplitude of the vibration. तो कभी आप अगर चिड़िया जो कुकू जिसकी बहुत ही मेलोडियस प्यारी सी साउंड होती है उसको आप सुनेंगे, उसकी हाई पिच आवाज होती है बट बहुत ज्यादा लाउड नहीं होती. बट ऑन दी अदर हैंड आप लायन की अगर रोर सुनेंगे उसकी हाई पिच की आवाज नहीं होती बट लाउडनेस बहुत ज्यादा होती है. When you pluck a stretched rubber band, the distance through which you pull it is its amplitude. The maximum displacement of the vibrating body on any one side of the mean position is called the amplitude of the vibration. अब आप बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से, अगर आपके पास रबर बैंड है, पहले अपनी मीन पोजीशन पे है वो, जहाँ पे आपने उसको स्ट्रेच नहीं कर रखा, जैसे ही आप उसको स्ट्रेच करेंगे वो अपनी मीन पोजीशन से दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी स्ट्रेच होगा. तो जितना वो अपना मीन पोजीशन से स्ट्रेच होगा वो दोनों साइड पे उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड. साउंड का भी बिल्कुल ऐसा ही होता है. एक स्ट्रेट एक्स एक्सिस होता है जो उसकी मीन पोजीशन होती है, उससे ऊपर या उससे नीचे बोथ साइड्स पे जितना ज्यादा आपका साउंड का आवाज जाता है, लाउडनेस होती है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है. The loudness of a sound depends on the amplitude of the vibration that produces it. The greater the amplitude of the wave, the louder is the sound. अब आपका क्या है, पीछे की आपकी इमेज में भी था, जितना ज्यादा ये आपकी मेन पोजीशन से जितना ज्यादा आप चिल्ला के बोलेंगे उतना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड आता है. So the louder you speak, the louder is the amplitude. Loudness of sound is mentioned in decibels, dB. It depends upon the amount of energy set forth. अब आपका loudness किस में होता है, फ्रीक्वेंसी हमने देखा था हर्ट्ज में होती है, बट जो साउंड जितनी तेज आपको आवाज आ रही है वो आपकी डेसिबल्स में होती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है dB. साउंड लेवल इन डेसिबल्स. अब आपके यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं जिसके आगे कितना साउंड वो डेसिबल्स में प्रोड्यूस करते हैं वो लिखा हुआ है. जेट प्लेन टेकिंग ऑफ 150 डेसिबल्स, चेन सॉ 120 डेसिबल, नॉइजी फैक्ट्री 100 डेसिबल, वैक्यूम क्लीनर 80, पीपल टॉकिंग नॉर्मली 65, क्वाइट कंट्रीसाइड 25 एंड विस्पर 15 डेसिबल्स. तो ये अलग अलग चीज है. जैसे प्लेन जब टेक ऑफ करता है जितनी ज्यादा आवाज जो प्रोड्यूस करता है वो आपकी 150 डेसिबल्स जितनी होती है, और
और जब आप विस्पर करते हैं, फुसफुसा के धीरे धीरे से किसी को कुछ बोलते हैं, तो उसकी कितना साउंड निकलता है, 50 डेसिबल्स का। थर्ड इज द क्वालिटी। The quality of sound depends on the source of sound. Two sounds can have the same frequency, same amplitude, but they will sound different in their sources are different. This is the reason that we can easily differentiate the sound coming from a violin and a sitar by just hearing the tune. अब आपका क्या है, कैसी आपको साउंड सुनाई दे रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है। एक तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आपकी जो दो अलग अलग साउंड्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन क्वालिटी में वो डिफर कर सकते हैं। अगर एक आवाज़ आपको गिटार से आ रही है, दूसरी आपको वायलिन से आ रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, एम्पलीट्यूड भी सेम हो सकते हैं, बट आपको जो क्वालिटी जो आपको सुनाई देगा वो हमेशा डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। इसीलिए आपको ड्रम से आवाज़ आ रही है, गिटार से आवाज़ आ रही है, पियानो प्ले हो रहा है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, सबका एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, बट आपको सुन के ही पता चल जाता है कि कौन सा सोर्स है जहां से आपको साउंड आ रहा है। साउंड प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन इन ह्यूमंस। We speak or produce various types of sounds through our mouths and hear them through our ears. Have you ever wondered how we produce a sound and how we are able to hear, that is, receive the sound? In this section, let us explore the mechanism of sound production and reception. तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स माउथ से बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कानों से सुनते हैं, बट एक्चुअल में ये रिसेप्शन यानी कि आपको आवाज़ सुनाई कैसे देती है, किस तरीके से ब्रेन रजिस्टर करता है, और आप बोलने का जो आपका प्रोसेस है वो एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट करता है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन, की आवाज़ आप जो निकालते हैं वो कैसे होता है। Although we seem to speak from our mouths and lips, sound is actually produced by the voice box or larynx, which is situated in our throats. It is at the upper end of our windpipe or ट्रैकिया। तो एक्चुअल में जब आप बोलते हैं तो इट जस्ट सीम्स कि आप माउथ से बोल रहे हैं लिप्स की मदद से, बट एक्चुअल में ये आवाज़ कहाँ से आती है, आप कभी नेक्स्ट टाइम बोलेंगे भी तो अपने यहाँ पर आप हाथ लगाएंगे तो यहाँ से आपको वाइब्रेशंस फील होंगी अपने हाथ पे। द रीज़न इज कि यहीं से जहाँ यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स होता है, जिसको आप लैरिंक्स भी बोलते हैं, जो आपके थ्रोट पे होता है, यहाँ से आपका विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया स्टार्ट होता है, उसके जस्ट ऊपर आपका लैरिंक्स यानी कि वॉइस बॉक्स होता है। यहीं से एक्चुअल में आपकी आवाज़ निकलती है और यहाँ से बाहर आती है। तो आप नेक्स्ट टाइम या अभी भी आप बोलने की कोशिश करेंगे या बोलेंगे, यहाँ पर हाथ रखेंगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होगी। देयर आर two vocal cords in the larynx. So these vocal cords are stretched across the voice box in such a way that there is a narrow passage between the two. अब आपके यहाँ पे जो voice box है, larynx है, उसमें दो vocal cords होते हैं और ये इतने ज़्यादा stretched होते हैं across the voice box कि ये आपके जो narrow passage होता है इनके बीच में बहुत ही कम होता है, क्योंकि दोनों की तरफ से ये बहुत ज़्यादा stretched होते हैं। When air coming out of the lungs passes through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. The lightening or loosening of vocal cords results in different sounds. अब क्या होता है, lungs से आपकी हवा बाहर आती है, इन कॉर्ड्स पे ये लगती है जिसकी वजह से वाइब्रेशंस होती हैं और फिर वहाँ से बाहर साउंड निकलती है। कभी कभी आप बहुत पतली आवाज़ में बोल लेते हैं, कभी कभी आप बहुत भारी गहरी आवाज़ में बोल सकते हैं। साउंड्स भी आप अलग अलग तरीके की निकालते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ से आप कभी भी नेक्स्ट टाइम अलग तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे या अपनी आवाज़ को पतला या भारी करने की कोशिश करेंगे, एंड यू कैन फील इट हियर कि यहाँ पर आपको स्ट्रेस डालना पड़ रहा है। तो स्ट्रेस आप कहाँ पे डालते हैं, एक्चुअल में वोकल कॉर्ड्स में, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है उन पे आप स्ट्रेस डालते हैं, तब आपकी जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो डिफर करती हैं। ह्यूमन ईयर, साउंड्स आर invisible. It is not sufficient to have a vibrating body and medium for propagation of sound. Human ear is a sense organ which detects the presence of sound. It acts as a receiver of sound. A human ear consists of 3 parts. तो साउंड जस्ट लाइक एयर आपको सुनाई देती है बट आप देख नहीं सकते हैं, इनविजिबल होती है। किससे सुनते हैं आप, कानों से। अब कानों के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है आउटर ईयर,
जो आपको विजिबल है। The outer ear consists of the pinna and the cavity called auditory canal through which air vibrations travel to reach the tightly stretched membrane called the eardrum. These vibrations cause the eardrum to vibrate. The vibrations are then passed to the middle ear. तो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका आउटर ईयर है, ये कैनाल है जो आपको विजिबल होता है, आप टच भी कर सकते हैं। यहां से क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो वाइब्रेशंस होती है पहले यहीं पे जाती हैं, अंदर वाले पार्ट में फिर आपका होता है ईयर ड्रम, मिडल ईयर वाले पार्ट में यहां पर आपका ईयर ड्रम है जस्ट मिडल ईयर से पहले, यहां पे आपकी वाइब्रेशंस जाती हैं, वहां पर वाइब्रेशंस पहुंचती हैं, फिर आपका साउंड जो है वो मिडल ईयर जो उसका जस्ट नेक्स्ट वाला पार्ट है वहां तक पहुंचता है। सो सेकेंड इज middle ear. The middle ear consists of eardrum and the three bones, the hammer, anvil and stirrup attached to it. These bones transmit the vibrations to the inner ear. फिर आती है आपकी inner ear, इसमें भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या है वो 3 पार्ट्स? हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये अटैच्ड होते हैं आपके मिडल ईयर के साथ और यहां से फिर आपकी यही जो 3 बोन्स होती हैं, इसीलिए कभी कभी आपको अपने ईयर अंदर से टाइट भी लगेगा, यही ईयर बोन्स जो होती हैं ये वाइब्रेशंस फिर इनर ईयर जो बिल्कुल अंदर की तरफ है वहां तक आवाज पहुंचाती है। सो द थर्ड वन इज इनर ईयर। The inner ear consists of 3 semicircular canals and the cochlea. The cochlea is a coiled tube and is the real organ of hearing. अब आपका आ जाता है कॉक्लिया, इस साइड आपका ये होता है एंड दिस कॉक्लिया, यही आपका कॉइल्ड ट्यूब होती है, ये राउंड राउंड ऐसा होता है कॉइल की तरह, और यही मेन ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन, जो फाइनली आपकी आवाज रिकग्नाइज करके ब्रेन तक पहुंचाता है। Coiling down the middle ear of its whole length is the basilar membrane, which has a large number of hair cells cross its width. These cells are connected with nerves to the brain. They transmit the vibrations as nerve impulses to the brain. The brain interprets the nerve impulses and produces the sensations which we call sound. तो एक्चुअल में ये आपका जो कान है ये सारी चीजें सुनता है, इनर ईयर तक ये जाती हैं, कॉक्लिया तक जाती है, वहां से आपकी नर्व्स होती हैं जो आपकी ब्रेन के साथ अटैच्ड होती हैं, सेल इम्पल्सेस होते हैं, ये सेल इम्पल्सेस जब पहुंचते हैं, नर्व के इम्पल्सेस जब ब्रेन तक पहुंचते हैं तो ब्रेन इंटरप्रेट करता है, जिसको फाइनली हम क्या कहते हैं, साउंड। तो प्रोसेस समझने के लिए बहुत लंबा है बट इट जस्ट हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मैं जैसे ही बोलती हूँ मीडियम अगर है तो आपको सुनाई दे जाता है, बट ये सारे प्रोसेसेस को गो थ्रू करना पड़ता है वाइब्रेशन को इन ऑर्डर फॉर योर माइंड टू अंडरस्टैंड एंड कॉल इट अ साउंड। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल का मतलब होता है जो चीजें आपको सुनाई देती हैं, और इनऑडिबल का मतलब होता है जो साउंड्स आपको नहीं सुनाई देती हैं। ह्यूमन बींग्स कैन हियर साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज ओनली। तो ह्यूमन बींग्स, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की आवाज ही ह्यूमन बींग्स सुन सकते हैं। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज ही सुनाई देती है ह्यूमन बींग्स को। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं सुनाई देगी। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं सुनाई देगी। This is called the audible range. The sounds in audible range are called audible और sonic sounds. अब sonic sounds बोलते हैं इनको, या फिर audible साउंड्स, और ये वो साउंड्स होती हैं जो आपको सुनाई देती हैं 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। The sounds of frequencies below 20 hertz and the sounds of frequencies above 20 hertz are called inaudible sounds. The sounds of frequencies below 20 hertz are called infrasonic sounds or infrasonics, and the sounds of frequencies above 20,000 hertz are called ultrasonic sound or ultrasonics. तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो होती है सोनिक साउंड्स होती हैं, या फिर आप उनको बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स। 20 हर्ट्ज से नीचे भी आपको सुनाई नहीं देता है, वो आपकी इंफ्रासोनिक होती है, या फिर आपकी इंफ्रासोनिक्स उन्हें बोलते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी आपको सुनाई नहीं देता है तो उसको आप बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर
अल्ट्रासोनिक्स। तो 3 हो गया सोनिक जो आपको सुनाई देता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आता है। फिर इंफ्रासोनिक्स आती हैं जो आपकी 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, सुनाई नहीं देता है ह्यूमन ईयर्स को। एंड फिर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आता है जो आपका अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती हैं जो भी ह्यूमन को सुनाई नहीं देती। Human adults can neither hear infrasonic nor ultrasonic sounds. However, a human infant can hear sounds of frequencies up to 35,000 hertz. As he grows, the limit comes down to 20,000 hertz. अब human adults जो होते हैं, आप और हम नहीं सुन सकते हैं 20,000 hertz से ऊपर की आवाज, लेकिन जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, 1 साल से नीचे का जो बच्चा होता है, वो 35,000 hertz तक फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकता है। मतलब जितना आप सुन पा रहे हैं उससे ऑलमोस्ट डबल आवाज सुन सकता है जो छोटा बच्चा होता है, 1 साल से नीचे का जो बच्चा होता है। बट जैसे जैसे वो ग्रो करता है ये लिमिट नीचे आती जाती है 20 हर्ट्ज तक। Animals like whales and elephants produce sounds in infrasonic range. To communicate in their groups, animals like dog, monkey and deer can hear ultrasonic sounds. The police use high-frequency whistles for dogs to instruct them. Ultrasonic vibrations are used for imaging human organs and for relieving pain in the body parts like joints and muscles. अब आपके कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि वेल्स एंड एलिफेंट्स जो कि इंफ्रासोनिक रेंज निकालते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज निकालते हैं, तो वो आपको सुनाई नहीं देती हैं। कुछ डॉग्स होते हैं, मंकीज होती हैं, डियर होते हैं, इनको जब बात करनी होती है तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स में आवाजें निकालते हैं और ये अल्ट्रासोनिक आवाजों को सुन भी सकते हैं और इंफ्रासोनिक को भी सुन सकते हैं। पुलिस जो होती है जब इनको विसल्स सीटी के थ्रू डॉग्स को इंस्ट्रक्ट करना होता है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज इनको सुनाते हैं। इसके अलावा आपके जो बॉडी में कभी कभी जॉइंट्स में पेन आ जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स को आपको रिलीव करना होता है या इमेजिंग निकालनी होती है आपकी बॉडी के अंदर की, तो जो रेज पास ऑन होती है वो आपकी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होती हैं। आपका कभी भी एक्सरे होगा तो आप देखेंगे एक ऐसी लाइट रेज सी आपकी बॉडी के उस पार्ट से निकाली जाती है। दीज आर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जो आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की इमेज निकाल सकता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, different kinds of sounds may produce different effects on us. Music is something which all would love to hear. Let us take a look at some common musical instruments that have been developed over years. तो साउंड कुछ ऐसी चीज होती है कि अगर बहुत ही प्लेजेंट है तो सुनने में अच्छा लगता है, बहुत लाउड है, हार्श है तो किसी को भी सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का धीरे धीरे ओवर द टाइम इन्वेंशन हुआ है, तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है परक्यूशन। A percussion types of a musical instrument is played by striking. Examples are the tabla, the drum, and the tambourine and dholak. All these instruments have a tant membrane tightly stretched across the mouth of a hollow cylindrical body. The stretched membrane is made to vibrate by striking it. अब आपके percussions कौन से होते हैं? इस टाइप के जो तबले होते हैं, strings यहाँ पे दोनों साइड से अटैच्ड है, hollow cylinder है, खाली सिलेंडर है और उसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन लगी हुई है ये टाइटली स्ट्रेच होती है। जैसे ही आप इस पे स्ट्राइक करते हैं आपको आवाज सुनना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड इज विंड इंस्ट्रूमेंट्स। द फ्लूट और बांसुरी, clarinet and saxophone are some examples of wind instruments. They all have a tubular structure. The air column within the tube or the instrument is made to vibrate by blowing in. अब आपके wind instruments कौन से होते हैं? Wind का मतलब क्या होता है? हवा। बांसुरी आपकी हो गई, फ्लूट हो गया जिसमें आप मुंह से हवा भरते हैं और उसके बाद उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। This produces sound. There are holes along the side of the tube. Different kinds of sounds are obtained by changing the length of the vibrating air column. This is monitored by opening and closing the होल्स विद फिंगर्स। तो आपने कभी बांसुरी प्लेयर को कभी देखा भी होगा तो आपने देखा होगा वो अगर ऐसे बांसुरी पकड़ रहे हैं तो वो अपने उंगली को भी अपने अलग अलग होल्स को वो बंद करते रहते हैं। इन बांसुरी में होल्स होता है तो अलग अलग होल्स जब ओपन होते हैं या बंद होते हैं तो उनसे अलग अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए आप देखेंगे जब वो इस तरीके से करते भी हैं तो उनकी जो आवाज निकल रही है, साउंड निकल रही है, वो हमेशा डिफर करती है, एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्यून बन के आती है। Third is string instruments. Violin, sitar, guitar,
sarangi, tanpura, etc. are some stringed instruments. String instruments produce sound through vibrating strings. These strings transfer the vibrations to the air. The strings are stretched across a hollow box. When the strings are made to vibrate, the air inside the box is also set to vibrate and produce sound. A taut and a thin string produces a shriller sound, and a thick and a loose string produces gruff sound. In this way, several notes are set that produce a musical note. In our country, there are certain instruments like matpots, manjra, ghatam, kartal, jal, tarang. These musical instruments are simply struck or beaten to produce musical sounds. अब आपके string instruments होते हैं, जैसा नाम suggest कर रहा है, इसमें strings होते हैं. गिटार हो गया, वायलिन हो गया, तानपुरा हो गया, इन सब में स्ट्रिंग्स होती है. एक हॉलो सा बॉक्स होता है, उसके साथ आपकी स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं. जैसे ही आप इसको प्ले करना स्टार्ट करते हैं, ये एयर में वाइब्रेशंस को स्प्रेड कर देती है, रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से आपको साउंड सुनाई देता है. जितना टाइट और पतली स्ट्रिंग होगी उतनी ही ज्यादा श्रिलर वॉइस होगी, और जितना मोटी स्ट्रिंग होगी और जितनी लूज होगी उतनी ही ग्राफी सी साउंड आएगी. When a musical instrument is played, a part of it vibrates along with the air column. If you strike the membrane of a tabla, the sound heard is not just that of the membrane but also of the air column inside the body. Similarly, for stringed instruments, the sound is produced by vibrations of strings and air column inside the body. Jal tarang is an ancient musical instrument. It makes a very pleasing and gentle sound. It consists of bowls filled with water that are struck by two can sticks. These balls are placed in a semicircular arrangement and played. The kind of sound produced can be varied by changing the quantity of water in each ball. अब आपका क्या है, जो आवाज़ आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने तबला प्ले करा है, इट इज़ नॉट जस्ट आपका हैंड और वो हॉलो ट्यूब के ऊपर जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है सिर्फ उसकी आवाज़ है. जो आपका अंदर से हॉलो तबला है उसका साउंड भी प्रोड्यूस करता है, वो भी साउंड में इफेक्ट डालता है. अगर आप तबले को अंदर से भर देंगे तो प्रॉबेबली जैसी साउंड आपको खाली तबले से आती है आपको वैसी साउंड नहीं आएगी, साउंड चेंज हो जाएगी. सिमिलरली, आप जब गिटार प्ले करते हैं, गिटारिस्ट गिटार प्ले करता है, तो वो सिर्फ स्ट्रिंग्स या फिर एयर की आवाज़ नहीं है, जो पूरा का पूरा बॉक्स है. अदरवाइज सिर्फ स्ट्रिंग से आवाज आती तो इतने बड़े गिटार की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ स्ट्रिंग्स को हम बटन से अटैच कर सकते थे. बट जो एक्चुअल में पूरा का पूरा गिटार का बॉक्स है वो भी साउंड में इंपैक्ट डालता है. जल तरंग, जो कि एक टाइप का एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, बोल में पानी डाल दिया जाता है और उसके बाद स्ट्रिंग्स की मदद से उसमें साउंड्स प्रोड्यूस करी जाती हैं. अब आपको अलग अलग टाइप की साउंड्स चाहिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, पिच की, तो क्या करना है, बस आपको पानी का लेवल ऊपर नीचे कर देना है. नॉइज, साउंड और नॉइज में डिफरेंस होता है. साउंड नॉर्मल आवाज होती है जो सब सुन सकते हैं, नॉइज होता है हल्ला, शोर. Noise is a sound that is loud or unpleasant. It causes disturbance and annoyance. Its loudness is usually above 80 decibel. Sound produced by various machines, blowing of horn and children yelling are some examples of noise. तो 80 डेसिबल के ऊपर जो भी आवाज़ आपको आ रही है वो आपका नॉइज हो जाता है, शोर हो जाता है. इसलिए कुछ लोग जब नॉर्मली बात करते हुए भी चिल्लाते हैं तो बहुत ही अनप्लेजेंट लगता है, इरिटेटिंग लगता है, और वो आवाज़ उस तरीके से बात करनी भी नहीं चाहिए. एक नॉर्मल डेसिबल होता है बात करने का, अगर आप स्पीच दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दैट इज समथिंग एल्स. बट अगर आपकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही है उसमें अगर कोई चिल्ला रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो साउंड नहीं होती है, फिर वो नॉइज में आ जाता है. नॉइज पोल्यूशन, the disturbance produced in the environment by loud and harsh sounds from various sources is called noise pollution. अब आपकी अलग अलग मशीन्स से, फैक्ट्रीज से 10 बजे तक की कई स्टेट्स में लिमिट है गाने वगैरह बजाने की, डीजे प्ले करने की, बट वो एक्सटेंड करके 11, 12, 1 भी बज जाती है. बहुत लाउड साउंड आता है. ये सारी क्या है, अनप्लेजेंट है. नॉइज पोल्यूशन में ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है. मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर रोड ट्रैफिक, एयर एंड रेल ट्रैफिक. Noise from construction sites and industries, or domestic noise like TV, kitchen appliances and many others. एरोप्लेन से आपकी आवाज़ निकलती है कॉन्स्टेंटली, जब तक वो टेक ऑफ करेगा, फ्लाई करेगा ऊपर, अगर आप कोई प्लेन में अंदर बैठे हैं उसमें भी कॉन्स्टेंट आवाज़ आती है. जब तक वो बंद नहीं होता इन शॉर्ट तब तक उससे आवाज़ आती ही रहती है. आप रोड्स पे निकलिए, आपको कॉन्स्टेंटली दिन भर में 75 तरीके की अलग अलग हॉर्न्स की आवाज़ आएंगी.
अलग अलग लोग हॉर्न्स बजाते रहेंगे, वो भी अननेसेसरीली। कभी कभी हॉर्न बजाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, हॉर्न इसलिए होता है आगे वाले को बताने के लिए कि पीछे कोई व्हीकल है, बट आजकल लोग हॉर्न ऐसे ही बजाते रहते हैं, विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन नॉइज पोल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। Noise pollution directly affects the mind. People take longer time to concentrate in the environment having lots of noise. अब बहुत ज़्यादा अगर आवाज़ होती है तो आप कॉन्सेंट्रेट भी चीज़ों पे नहीं कर पाएंगे। अगर इतने भीड़ भड़ाके में आप किताब लेकर खोल के बैठ गए या फिर कुछ और भी आपको करना है, आप नहीं कर पाएंगे। जितना ज़्यादा साउंड होगा माइंड को उतना ही प्रॉब्लम होगा कॉन्सेंट्रेट करने में। Prolonged exposure to high level noise can lead to temporary or permanent loss of hearing. कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली हाई पिच या हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज आ रही है, तो या तो टेम्पररी या बहरा बंदा हो जाएगा या फिर कंप्लीटली भी वो अपने सुनने की शक्ति खो देगा। इट कैन कॉज नर्वस टेंशन, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर, इरिटेशन। तो क्या क्या चीज़ें आपको हो जाएंगी अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए नॉइज पोल्यूशन या बहुत ज़्यादा शोर शराबे में बैठे हुए हैं? ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, सर में दर्द होगा सो अलग, बॉडी में टेंशन होगी तीसरी बीमारी, और चौथा इरिटेशन होगा, दिमाग खराब होगा, किसी चीज़ में काम नहीं लगेगा जो आप करने के लिए बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे इफेक्ट्स आपके किस चीज़ के हैं? नॉइज पोल्यूशन के। इसीलिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनको शांति पसंद होती है, क्योंकि शांति में माइंड हर चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। मेजर्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। Factories and airports should be made away from the residential areas to reduce the noise created by aeroplanes and machines in the factories. अब आप नोटिस करेंगे जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, सेपरेट रहते हैं, यानी कि आपको घरों के आसपास ज्यादातर फैक्ट्रीज नहीं दिखाई देंगी। रीजन, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं रेजिडेंस में, सबको शांति चाहिए होती है, शोर शराबा किसी को पसंद नहीं होता है। अब आसपास फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज रहेंगी, उसमें कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वहां पे भी काम चल रहा है, वो भी जरूरी है, तो कॉन्स्टेंटली आवाज आती रहेगी, जिससे नॉइज पोल्यूशन तो होगा ही, लेकिन लोगों के हेल्थ पे भी उसका असर पड़ेगा। तो रेजिडेंशियल एरिया अलग और इंडस्ट्रियल एरिया रेजिडेंशियल एरिया से दूर। ऑटोमोबाइल्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। जितने भी ऑटोमोबाइल्स है, गाड़ी हो गई, बाइक्स हो गई, स्कूटी हो गई, उसमें साइलेंसर्स होने चाहिए ताकि आवाज ज्यादा ना निकले। पीपल शुड अवॉइड ब्लोइंग हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स अननेसेसरीली। ये तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट दिन भर में बहुत सारे टाइप के अलग अलग व्हीकल्स निकलते हैं और लोग बिना सोचे समझे हॉर्न बजाते रहते हैं, जिसकी जरूरत भी नहीं होती है, तो ये नहीं करना चाहिए। वर्कर्स इन नॉइजी फैक्ट्रीज शुड वेयर ईयर प्लग्स। जितने भी लोग जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको वो आवाज सुननी पड़ेगी, तो कानों को डैमेज ना हो इसके लिए उनको ईयर प्लग्स कान में लगाने चाहिए ताकि साउंड की थोड़ी वॉल्यूम कम हो जाए। टेलीविजन, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम्स शुड बी प्लेड एट अ लो वॉल्यूम। ट्रीज शुड बी प्लांटेड along roads and buildings. This will help in reducing of noise pollution because sound waves are absorbed by the trees, or they act as a barrier for sound waves. You must have seen stones flying on the railway tracks. They actually absorb sound and help in reducing noise created due to the movement of trains. क्या इसके ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है, आपके नॉइज पोल्यूशन को भी कम करेगा और एयर पोल्यूशन को भी कम कर देगा। रोड के साइड में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। क्या फायदा इससे होगा? इससे ये फायदा होगा कि साउंड्स को जो ट्रीज होती हैं वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो ट्रीज जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा साउंड अब्जॉर्प्शन होगी, नॉइज पोल्यूशन कम हो जाएगा। रेलवे ट्रैक्स पे जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स भी होते किसी और रीजन की वजह से हैं, बट उसका एक रीजन ये भी होता है कि नॉइज जो ट्रेन से निकल रही है वो थोड़ी सी मिनिमाइज करी जा सके। हियरिंग इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट का इन टोटालिटी में मतलब होता है जिसको सुनने में दिक्कत होती है। The loss of hearing ability of a person is called as hearing impairment. It can occur due to aging, loud noise, injury, disease. Some people suffer from hearing impairment from birth itself, while some people have partial impairments. Such people can hear using hearing aids, which are technological devices. They may also learn sign language and communicate effectively. We all should be sensitive to such people and treat them normally. जिन लोगों को सुनने में
प्रॉब्लम होती है, या तो पार्शियल इम्पेयरमेंट होता है जहाँ पे आप हियरिंग एड्स अगर लगा देंगे जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है तो उस इंसान को सुनाई देना शुरू हो जाता है, बट एक होता है कंप्लीट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग जिसमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ आप डिवाइस लगाओगे तो भी वो काम नहीं करता है। अब ये कैसे होता है, कुछ लोगों को तो ये बाय बर्थ होता है, कुछ लोगों को या तो विद टाइम एज के साथ साथ आप देखेंगे जो बहुत ज्यादा एजेड पीपल होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अपने कान में एक मशीन डाल के रखते हैं क्योंकि उनको कम सुनाई देता है। तो एक तो बाय बर्थ होता है या फिर धीरे धीरे नॉइज पोल्यूशन के साथ ज्यादा आप एक्सपोज हैं, या विद एज भी ये हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ आपको हमेशा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो आपको इनके साथ अच्छे से ही बिहेव करना है। जितने भी आपको विजुअली इम्पेयर्ड, एयर इम्पेयर्ड, किसी भी टाइप का इम्पेयरमेंट आपको दिखता है, आपको उनके साथ सॉफ्ट तरीके से बात करना चाहिए, नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए। कीप इन माइंड, sound, something that produces the sensation of hearing in our ears, vibration, the to and fro and back and forth motion of an object, amplitude, the maximum displacement of extent of vibration or oscillation of a vibrating body from its mean position, music, a melodious sound that creates a pleasant sensation in the ears, noise, sound which is not pleasing to the ears, noise pollution, the disturbance produced in the environment by loud and harsh sounds from various sources। तो साउंड क्या होता है, किसी भी चीज को जब कोई चीज स्ट्राइक करती है आपको ईयर्स में सेंसेशन आती है, वाइब्रेशन की वजह से ये होता है। एम्पलीट्यूड, आपके अलग अलग वेव लेंथ, ये सारे आपके साउंड वेव्स के ही अलग अलग फिनोमिनाज हैं। देन कम्स योर नॉइज विच इज वेरी अनप्लेजेंट, जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन भी हो जाता है। लेट्स रैप इट अप। Sound is produced by the vibration of a material body. Sound can travel through solids, liquids and gases but cannot travel through vacuum. The speed of sound is maximum in solids, less in liquids and least in gases. Loudness of sound is measured in decibels dB. Any sound that is pleasing to the ears is called music. Any sound that is not pleasing to the ears is called noise. Harsh and loud sounds that cause disturbance in the environment are called noise pollution। अब आपके साउंड्स क्या होते हैं, किसी भी मटेरियल बॉडी से होते हैं, मीडियम चाहिए होता है, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, इन तीनों में ट्रैवल कर सकती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप खुद से करिए।